हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी थायराइड ड्रग्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड के बारे में, अब हम पढ़ेंगे एंटी थायराइड ड्रग्स। पहले हम इसकी देखें क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें जो पहली क्लासिफिकेशन आती है वो है थायोअमाइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। थायोअमाइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। कौन सी आती है? पहले आती है हमारे पास क्या? थायोअमाइड डेरिवेटिव्स। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है जो आयोडाइड ट्रैप हो रहा था ना, उसको इनिबिट करना, ठीक है। इनिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, ठीक है। इनिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, ठीक है। इनिबिटर ऑफ आयोडाइड ट्रैपिंग, आयोडाइड जो ट्रैप हो रहे थे उनको इनिबिट करना, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास, तीसरी जो है हमारे पास क्लासिफिकेशन वो है जो हार्मोन रिलीज होते हैं ना, T3 T4, उनको इनिबिट कर देना, ठीक है। हार्मोन रिलीज इनिबिटर्स, हार्मोन रिलीज इनिबिटर। बहुत आसान है, कुछ नहीं है। जो क्लासिफिकेशन वो होती हैं 5 तरह की, उनमें से 3 यहाँ पे लिखी हुई हैं। थायोअमाइड डेरिवेटिव्स, ठीक है। आयोडाइड जो ट्रैप हो रहा है उसको इनिबिट करना, जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको इनिबिट करना, ठीक है। और जो फोर्थ है वो है थायराइड जो टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले एजेंट्स, ठीक है। थायराइड टिश्यू को जो डिस्ट्रॉय करते हैं ना वो वाले एजेंट्स, ठीक है। ओके, थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट्स, ठीक है। थायराइड ग्लैंड है ना, उसके जो टिश्यू है उसको डिस्ट्रॉय करने वाले एजेंट्स, ठीक है। थायराइड टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट्स। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है इसकी वो है, मतलब वो अदर में आ जाता है, अदर। उसके अंदर जैसे कि आएगा प्रोप्रानोलॉल, ठीक है, एटिनोलॉल, डिल्टियाजैम, डेक्सामेथासोन, ये सब ड्रग्स आती हैं जो इसको, मतलब इसके अंदर बेनिफिट्स शो करती हैं, ठीक है। हम पहले इसके ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। थायोअमाइड डेरिवेटिव्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं? इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आती है, पहली जो है इसके अंदर प्रोपाइल थायोयूरेसिल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, ठीक है। प्रोपाइल थायोयूरेसिल। सेकंड जो है मैथीमजोल, कार्बिमजोल, ठीक है। मैथीमजोल और कार्बिमजोल, प्रोपाइल थायोयूरेसिल, मैथीमजोल, कार्बिमजोल, ओके। जो हमारे पास इनिबिटर्स होते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग के वो हैं थायोसाइनेट, परक्लोराइड। बाकी मैं बाद में आगे लिख दूंगा, और भी होते हैं। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं मेनली जो है वो है थायोसाइनेट, परक्लोराइड, ठीक है। परटैक्नेट भी आता है, वो मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है। हार्मोन रिलीज जो इनिबिटर्स होते हैं, हार्मोन को जो रिलीज करवा रहे हैं उनके जो इनिबिटर्स होते हैं, ठीक है, उनके जो इनिबिटर्स होते हैं। इसको दूसरे पेन से लिख देते हैं। इसके अंदर आते हैं वो ड्रग्स आयोडीन, ऑर्गेनिक आयोडीन, और होती है NaI और Ki, ठीक है। आयोडीन, ऑर्गेनिक आयोडीन, NaI और Ki, ठीक है। अब जो थायराइड टिश्यू को जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो वाले एजेंट्स, वो रेडियो एक्टिव होते हैं, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं जैसे कि I131, ठीक है, I123, ठीक है, ये सब आती है। I131, I123, और अदर में तो मैंने आपको बता दिया था, प्रोप्रानोलॉल हो गया, प्रोप्रानोलॉल, ठीक है, एटिनोलॉल, डिल्टियाजैम और डेक्सामेथासोन, ठीक है। ये सब होते हैं, ये इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में थायोअमाइड डेरिवेटिव्स हैं, आयोडाइड ट्रैपिंग जो होती है उसको इनिबिट करने वाले एजेंट्स होते हैं, और जो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं उनको इनिबिट करने वाले एजेंट्स होते हैं, और जो ड्रग्स जो टिश्यू डिस्ट्रॉइंग एजेंट्स होते हैं, और अदर जो है हमारे पास प्रोप्रानोल, एटिनोलॉल, डिल्टियाजैम, डेक्सामेथासोन होते हैं, ठीक है। हम बात को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। जो हम बात करेंगे थायोअमाइड डेरिवेटिव्स की, इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आ रही थी? इसके अंदर जो ड्रग्स आ रही थी
वो थी PTU। PTU मतलब प्रोपाइल थायोयूरेसिल कार्बिमजोल और मैथिमजोल। ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल कार्बिमजोल मैथिमजोल। ये जो कार्बिमजोल होती है ये होती है इनएक्टिव, मतलब प्रो ड्रग है ये, प्रो ड्रग। ठीक है, इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो मैथिमजोल है। ये हमारे पास क्या एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है ये। ठीक है, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म है। PTU कार्बिमजोल मैथिमजोल, PTU कार्बिमजोल मैथिमजोल। जो कार्बिमजोल है वो है हमारे पास प्रो ड्रग और मैथिमजोल जो है वो है एक्टिव फॉर्म। ठीक है, एक्टिव फॉर्म है किसकी, कार्बिमजोल की। ठीक है, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या काम करता है ये जो थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम है, थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करता है। ठीक है, ये थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम करता क्या है वो ये बताएंगे। इनहिबिट्स थायराइड peroxidase एंजाइम। ठीक है, थायराइड peroxidase एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, थायराइड peroxidase एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है। तो ये करता क्या है, ये जब आयोडाइड आयन फॉलिकुलर सेल के अंदर आ गया था तब ये एंजाइम करता है I2 में कन्वर्ट, आयोडाइड आयन को। ठीक है, आयोडाइड आयन को I2 में कन्वर्ट करता है ये एंजाइम। अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो ये बनेगा ही नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं बनेगा तो इसकी जो लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा, इसकी जो वैल्यू है बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, खैर हमें इससे मतलब नहीं है। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे जो I2 है ये अटैच होता है टायरोसिन से। ठीक है, टायरोसिन से अटैच होता है। टायरोसिन से क्या बनता है, MIT बनता है और DIT बनता है। इसको मैं मिटो दूंगा। ठीक है, इसका मतलब इसका तो अभी यहाँ पे कुछ बेनिफिट है नहीं। और ये जो I2 जो बना है I2 जो है वो टायरोसिन के साथ मिक्स होकर बनाता है MIT और DIT। ठीक है, MIT और DIT बनाता है टायरोसिन के साथ मिक्स होकर। ठीक है, अगर ये I2 ही नहीं बनेगा तो टायरोसिन के साथ ये अटैच ही नहीं होगा। ठीक है, अटैच नहीं होगा तो MIT DIT नहीं बनेंगे, MIT DIT नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो आगे के जो स्टेप होते हैं कौन से, ऑर्गेनिफिकेशन हो गया, ठीक कपलिंग हो गया, और ये सब इनहिबिट हो जाता है, मतलब इसकी वजह से ही। ठीक है, इसकी वजह से ये इनहिबिट हो जाता है, ये I2 नहीं बनेगा। ठीक है, ये एंजाइम इसका काम ये, अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो I2 नहीं बनाएगा, अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो I2 नहीं बनाएगा। ठीक है, एक और बात और सुनो, जो PTU है, ये PTU इसके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शन और होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और होता है इसका। वो क्या काम करता है, इनहिबिट करता है पेरिफेरल कन्वर्जन को। ठीक है, पेरिफेरल कन्वर्जन क्या होता है, T4 से जो T3 में कन्वर्ट होता है उसे बोलते हैं पेरिफेरल कन्वर्जन। ठीक है, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करता है PTU। वैसे पेरिफेरल कन्वर्जन को कौन कौन इनहिबिट करता है और कौन सी ड्रग्स होती है। ठीक है, एक तो होती है PTU। ठीक है, एक होती है PTU, एक होता है इपेनोइक एसिड, पेनोइक एसिड, एक होता है प्रोप्रानोलोल। ठीक है, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये क्या काम करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं पेरिफेरल कन्वर्जन को। ठीक है, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करते हैं ये सारी की सारी ड्रग्स, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करती है। PTU, आयोपेनोइक एसिड हो गया, और प्रोप्रानोलोल हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हो गया। ओके, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं इसमें, फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स हमारे पास जो ड्रग्स है वो है PTU। ठीक है, PTU अलग पेन से लिखते हैं। ठीक है, एक है PTU, कार्बिमजोल, मैथिमजोल। ठीक है, ये हमारे पास 3 ड्रग है। ये हमारे पास कितनी 3 ड्रग है। ये जो होती है ये होती है हिपैटोटॉक्सिक, ये होती है हिपैटोटॉक्सिक। PTU जो होती है हिपैटोटॉक्सिक। ठीक है, हिपैटोटॉक्सिक होती है। ठीक है, ओके। और जो ये है टेरेटोजेनिक।
ठीक है, ये होती है टेरेटोजेनिक। कार्बिमोजोल मेथिमोजोल क्या होती हैं, टेरेटोजेनिक होती हैं। पीटीयू है हमारे पास हिपैटोटॉक्सिक, ठीक है। और ये जो है ये होती है इनएक्टिव, मतलब प्रोड्रग है, प्रोड्रग लिख देता हूँ, प्रोड्रग है ये एक्टिव है, एक्टिव ड्रग है, एक्टिव फॉर्म है ये। एक्टिव फॉर्म किसकी है, कार्बिमोजोल की है, ठीक है। जैसे ये बॉडी में जाती है कार्बिमोजोल तो ये मेथिमोजोल में ही कन्वर्ट होना होता है इसको, ठीक है। इसका जो हाफ लाइफ है, इसका जो हाफ लाइफ है वो 3 से 4 घंटे होता है, मतलब इसको 6 से 8 घंटे बाद रिपीट करना पड़ता है इसका, तो ये मतलब शॉर्ट टी ऑफ होता है इसका, ठीक है। शॉर्ट टी ऑफ है इसका, ठीक है, इसका शॉर्ट टी ऑफ होता है, ठीक है। और ये जो पीटीयू है ये रेपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, रेपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, रेपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। अब कोई एक लेडी है जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसको ना हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, ठीक है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है पीटीयू, ठीक है। हम कार्बिमोजोल मेथिमोजोल क्यों नहीं दे सकते वो भी रीज़न बताएंगे। और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो है ड्रग ऑफ चॉइस वो है कार्बिमोजोल मेथिमोजोल, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, चलो फुल लिख देता हूँ, कार्बिमोजोल और मेथिमोजोल, ठीक है। कार्बिमोजोल और मेथिमोजोल सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है, ठीक है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है वो है पीटीयू, ठीक है, पीटीयू, ठीक है, पीटीयू। हम इसमें कार्बिमोजोल मेथिमोजोल क्यों नहीं दे रहे, ठीक है, दूसरे से लिखते हैं। देखो हम इसमें कार्बिमोजोल मेथिमोजोल क्यों नहीं दे रहे, ये है हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्यों नहीं दे रहे। इसका जो रीज़न है ये होती है हाईली टेरेटोजेनिक, ठीक है, हाईली टेरेटोजेनिक। अगर ये दे भी दी ना तो जो फीटस है उसको हो जाएगा एपिलेजिया क्यूटिस, ठीक है, एपिलेजिया क्यूटिस हो जाएगा अगर ये दे भी दी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। सेकंड ट्राइमेस्टर में ये टेरेटोजेनिक नहीं होती, लेकिन पीटीयू जो है, पीटीयू सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पीटीयू जो है वो होती है हाईली हिपैटोटॉक्सिक, ठीक है, हाईली हिपैटोटॉक्सिक, ठीक है। सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पीटीयू को नहीं देते, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कार्बिमोजोल मेथिमोजोल को नहीं देते। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो है पीटीयू, और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कार्बिमोजोल मेथिमोजोल कुछ भी दे दो, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं इसके। एडवर्स इफेक्ट इसके अंदर स्किन रैसेस है, ठीक है, स्किन रैसेस, ठीक है। जो सेकंड एडवर्स इफेक्ट है वो है जॉइंट पेन, ठीक है। थर्ड एडवर्स इफेक्ट ये, और ये जॉइंट पेन तो करा ही रहे हैं, ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट जॉइंट पेन भी है, इसका एडवर्स इफेक्ट हेपेटाइटिस भी है, हेपेटाइटिस, ठीक है। और इसका एडवर्स इफेक्ट नेफ्राइटिस भी है, ठीक है, नेफ्राइटिस भी है। इसका एडवर्स इफेक्ट स्किन रैश, जॉइंट पेन, बाकी तो फीवर वगैरह तो होता ही है, ठीक है। स्किन जॉइंट नेफ्राइटिस हो गया, और स्किन जॉइंट बोल रहा हूँ, स्किन रैशेस, जॉइंट पेन, नेफ्राइटिस और हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस, ठीक। एक ड्रग है जो उसका नाम है ईयूथाइनोमाइड, ठीक है, ईयूथायोनामाइड, ठीक है, ईयूथायोनामाइड, ठीक है। ये टीबी में यूज़ होती है, ठीक है, यूज्ड इन टीबी, ये टीबी में यूज़ होती है, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म इसका साइड इफेक्ट होता है। ये टीबी में यूज होती है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयड। एक इसका रेयर साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, 2 और साइड इफेक्ट है इसके। एक होता है रेयर जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, उसका नाम है ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस,
ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस, ठीक है। ये रेयर है बट डेंजरस है, ठीक है, रेयर है, ये रेयर है बट डेंजरस है। ये कब दिखता है, ये कुछ महीने या फिर कुछ वीक्स बाद दिखता है, कुछ वीक्स या फिर कुछ महीने बाद दिखता है। जो पेशेंट है उसको सोर थ्रोट फीवर होने लगेगा, तो अगर ये ऐसे अगर ए ग्रेन्युलोसाइटोसिस उस पेशेंट को होने लगे तो स्टॉप कर देनी चाहिए हमें ड्रग, ठीक है, ड्रग स्टॉप कर देनी चाहिए, क्योंकि उसको इससे साइड इफेक्ट आ रहे हैं, तो दूसरी ड्रग्स उसको स्टार्ट करनी है, ठीक है, दूसरी कैटेगरी की या फिर दूसरी इसी में ही ड्रग्स स्टार्ट कर दो, ठीक है। इसका जो मेन साइड इफेक्ट है मोस्ट कॉमन जो है हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म ये मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन हाइपोथायरॉयडिज्म है। हाइपोथायरॉयडिज्म और कौन करा रहा है, ईओथाइनोमाइड करा रहा है, ईओथायोनामाइड, ठीक है, जो कि टीबी में यूज़ होती है, ठीक है, जो कि टीबी में यूज़ होती है। ओके, अब हम थोड़ा एक डिफरेंस देखते हैं, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और कार्बिमazole मैथिमazole के बीच में डिफरेंस, ठीक है। कार्बिमazole और मैथिमazole, ठीक है, प्रोपाइल थायोयूरेसिल और कार्बिमazole मैथिमazole के बीच में डिफरेंस देखेंगे। प्रोपाइल थायोयूरेसिल और कार्बिमazole मैथिमazole के बीच में डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। ये जो पीटीयू है, ये होता है लेस पोटेंट, ये होता है लेस पोटेंट, ये होता है मोर पोटेंट। अगर ये लेस पोटेंट है तो ये लेस पोटेंट है, अगर ये लेस पोटेंट है तो इसका जो प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है वो हाई होगा, ठीक है, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड, ठीक है। इसका लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, ठीक है, लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, ठीक है। इसका प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड कम होता है कार्बिमazole मैथिमazole का, जबकि पीटीयू का हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है, ठीक है। अगर इसका हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए एक्ट करता है, ठीक है, हैज़ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके पास क्या है, हैज़ हायर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। और जो पीटीयू है वो किस में काम आता है, वो काम आता है, और जो पीटीयू है, पीटीयू क्या काम करता है, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनिबिट करता है, ठीक है, इनिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन, ठीक है, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनिबिट करता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा एक्शन नहीं है, ठीक है, नेग्लिजिबल एक्शन, ठीक है, नो एक्शन, कोई ऐसा एक्शन नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा एक्शन नहीं है इसके पास, ठीक है। ओके, अब सुनो, जो इसके अंदर दो कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, पहले उससे एक पॉइंट और सुन लेते हैं। हाँ, एक याद आया पॉइंट, नो एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ठीक है, नो एक्टिव मेटाबोलाइट्स। यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाता है, गेट कन्वर्टेड टू मैथिमazole, ठीक है, मैथिमazole में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई ऐसा कन्वर्जन नहीं होता, कोई एक्टिव मेटाबोलाइट्स नहीं है इसके अंदर, ये खुद ही एक्टिव होता है, ठीक है, ये खुद ही एक्टिव है। यहाँ पे कार्बिमazole जो है वो इनएक्टिव होता है, वो एक्टिव होता है मैथिमazole के अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि ये प्लेसेंटा के अक्रॉस पास कर जाएगा, लेकिन इसकी जो पासिंग कैपेसिटी है वो लो है, ठीक है, पासिंग कैपेसिटी इसकी लो होती है, ठीक है, पासिस अक्रॉस प्लेसेंटा इज लो, ठीक है। यहाँ पे भी यही है सेम, पासिस अक्रॉस प्लेसेंटा इज लो। ओके, और क्या है, और ब्रेस्ट मिल्क में भी ये कम मिलता है, ठीक है, लेवल इन ब्रेस्ट मिल्क इज लो। यहाँ पे भी ये भी लो ही मिलते हैं, ठीक है, लेवल इन ब्रेस्ट मिल्क इज लो, ठीक है, ये भी लो ही मिलता है, ठीक है, बहुत आसान है।
जो कार्बिमजोल मैथिमजोल के बीच में डिफरेंस है, ये लेस पोटेंट होता है। एक मिनट, ये होता है हमारे पास लेस पोटेंट, ये होता है हाई, ये होता है मोर पोटेंट। इनके पास हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है, इसके पास लेस प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। ये इनिबिट करता है पेरिफेरल कन्वर्जन को। यहाँ पे पेरिफेरल कन्वर्जन का कुछ ऐसा एक्शन है ही नहीं, ठीक है। एक्टिव मेटाबोलाइट्स, ठीक है, नहीं है इसके अंदर मैथिमजोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कार्बिमजोल मैथिमजोल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। प्लेसेंटा के अक्रॉस पास करता है, लेकिन कम क्वांटिटी में, यहाँ पे भी कम क्वांटिटी में। ब्रेस्ट मिल्क में कम मिलता है, ये भी कम मिलता है, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क में ये सारे कम मिलता है, ठीक है। अब इसके यूज़ की बात करते हैं, यूज़ की, ठीक है, यूज़ की बात करते हैं, यूज़ की। अब कोई देखो, कोई ना कोई पेशेंट है, ठीक है, कोई पेशेंट है, ये रहा वो पेशेंट, इसको ना ग्रेव डिजीज़ है, इसको है ग्रेव डिजीज़। ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड है वो ज़्यादा काम करने लगती है, ठीक है। ग्रेव डिजीज़ में थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम करने लगती है, जिसकी वजह से इसको हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया। अब इस पेशेंट से बोला कि ऑपरेशन करा लो, ये लेकिन ऑपरेशन कराने के लिए राजी नहीं है, ये ऑपरेशन के लिए मना कर रहा है। तो और इसके अंदर रेडियो एक्टिव आयोडीन भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए कार्बिमजोल मैथिमजोल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, कार्बिमजोल मैथिमजोल देते हैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए क्या देते हैं, कार्बिमजोल मैथिमजोल, ठीक है। कार्बिमजोल मैथिमजोल देते हैं किसके लिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। ओके, क्यों, क्योंकि हिपैटोटॉक्सिक तो है नहीं। हिपैटोटॉक्सिक कौन है, हिपैटोटॉक्सिक है पीटीयू नहीं देते। अगर पीटीयू देंगे तो इसकी लीवर में दिक्कत आने लगेगी, ठीक है, इसके लीवर में दिक्कत आने लगेगी, ठीक है, इसके लीवर में दिक्कत आने लगेगी। और जो कार्बिमजोल मैथिमजोल है वो लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, वो लॉन्ग एक्टिंग भी होती है, वो होती है लॉन्ग एक्टिंग भी, ठीक है, वो होती है लॉन्ग एक्टिंग भी। अब कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको देनी है रेडियो एक्टिव आयोडीन, ठीक है, रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी है। एक पेशेंट है जिसको रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी है, हाइपरथायरॉयडिज्म, उसका ट्रीट करना है परमानेंटली हाइपरथायरॉयडिज्म ट्रीट करना है। एक पेशेंट है जिसको रेडियो एक्टिव आयोडीन देनी है। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन का ना स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब बहुत टाइम बाद असर दिखाती है, ठीक है, बहुत टाइम बाद असर दिखाती है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। तो इसीलिए रेडियो एक्टिव आयोडीन के साथ क्या ऐड करनी पड़ती है, ये दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती हैं, कार्बिमजोल मैथिमजोल, ठीक है, ये दवाइयाँ ऐड करनी पड़ती है। पीटीयू ऐड मत करना, क्योंकि ये भी लंबे समय तक चलती हैं, ठीक है। इसलिए जो रेडियो एक्टिव आयोडीन उसका स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है। इसलिए कार्बिमजोल एडमिनिस्ट्रेट की जाती है किसके लिए, इनिशियल कंट्रोल ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, इनिशियल कंट्रोल ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। फिर जो रेडियो एक्टिव आयोडीन है वो अपना असर दिखाएंगे कुछ समय बाद, और इसका ट्रीट हो जाएगा हाइपरथायरॉयडिज्म परमानेंटली, और ठीक है। और ये किसके ट्रीटमेंट में काम आती है, थायराइड क्राइसिस के ट्रीटमेंट में, ठीक है, थायराइड क्राइसिस के ट्रीटमेंट में काम आती हैं। प्रोपाइल थायोरेसिल इसके अंदर यूज़ करते हैं, क्यों, इसकी और इसके साथ साथ आयोडीन भी यूज़ करेंगे, या फिर प्रोप्रानोल, ठीक है, प्रोप्रानोल भी यूज़ करेंगे, आयोडाइड भी यूज़ करेंगे प्रोपाइल थायोरेसिल के साथ, ठीक है, किसके लिए, थायराइड क्राइसिस के लिए। अब हम बात करते हैं एनाइन इनिबिटर की, ठीक है, एनाइन इनिबिटर की बात करते हैं। एनाइन इनिबिटर के अंदर जो ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स वो आती है हमारे पास थायोसाइनेट, परक्लोरेट। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो है थायोसाइनेट, परक्लोरेट, ठीक है, और नाइट्रेट हाइपरटेंशन में भी यूज़ की जाती है, नाइट्रेट, ठीक है। थायोसाइनेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट, परटेक्नेट, ठीक है, और क्या है, फ्लोरोबोरेट, ठीक है, फ्लोरोबोरेट। ये इसके अंदर ड्रग्स आते हैं, थायोसाइनेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट, परटेक्नेट और फ्लोरोबोरेट, ठीक है, फ्लोरोबोरेट। ये जो ड्रग्स हैं अब ये यूज़ नहीं होती, नॉट यूज्ड नाउ, ठीक है, नाउ नॉट यूज्ड, ठीक है। अब ये यूज़ नहीं होती क्योंकि ये होती हैं हाईली टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक ड्रग है, इसलिए अब ये यूज़ नहीं होती। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो ये सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर को इनिबिट करती है, ठीक है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर को क्या करती है, इनिबिट करती है। इनिबिट सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर,
ठीक है, सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर को इनिबिट करती है। अगर ये इनिबिट हो गया तो जो आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन का अपटेक इनिबिट हो जाएगा। ठीक है, इनिबिट हो जाएगा किसका, आयोडाइड अपटेक। ठीक है, आयोडाइड आयन अपटेक, ये क्या हो जाएगा, इनिबिट हो जाएगा। ठीक है, इनिबिट हो जाएगा, ये हो जाएगा इनिबिट। सोडियम आयोडाइड सिम्पोटर जो है उसका इनिबिट कर देती हैं ये ड्रग्स, जिसकी वजह से जो आयोडाइड आयन है वो अपटेक ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, अपटेक ही नहीं हो पाएगा। इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं थायोसाइनेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट, परटैक्नेट और फ्लोरोबोरेट आती हैं। ये अब ये यूज़ नहीं होती क्योंकि हाईली टॉक्सिक होती है। एक बात और बोली थी, जैसे वो नाइट्रेट जो है, नाइट्रेट प्लस नाइट्रोक्लोराइड, ठीक है, ये दोनों की दोनों किस में यूज होती हैं। ठीक है, यूज्ड इन हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन में यूज होती है, लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट होता है, वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। इन दोनों का जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म। नाइट्रेट और नाइट्रोक्लोराइड का जो साइड इफेक्ट है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दोनों की दोनों यूज़ होती हैं हाइपरटेंशन में। अब हम बात करते हैं आयोडीन और आयोडाइड्स की। ठीक है, आयोडीन और आयोडाइड्स की। ये जो हैं ड्रग्स, ये ड्रग्स दूसरे पेन से लिखता है, ये जो ड्रग्स हैं, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स आती हैं वो मोस्ट रेपिडली एक्टिंग होती है। ठीक है, मोस्ट रेपिड एक्टिंग होती है, ठीक है, मोस्ट फास्ट या फिर रेपिड एक्टिंग होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट एक्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट एंटी थायराइड ड्रग्स है। ओके, इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका है थायराइड कॉन्स्टिपेशन। मतलब ये इनिबिट कर देती हैं थायराइड हार्मोन का रिलीज होना। ठीक है, थायराइड हार्मोन रिलीज होते ही नहीं है, उसका रिलीज होना इनिबिट कर देती है ड्रग। मतलब थायराइड कॉन्स्टिपेशन इसका मतलब है कि इनिबिट रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन रिलीज। ठीक है, इनिबिट रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये हो गया इनिबिट रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, अब इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं, मतलब जो ओरल आयोडाइड्स हैं, ओरल आयोडाइड्स जो है वो है हमारे पास सोडियम आयोडाइड। ठीक है, सोडियम आयोडाइड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KI, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KI, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, और है हमारे पास अगला ल्यूगोल्स आयोडीन। इसमें क्या होता है, 5% तो I2 होगा प्लस 10% KI होगा। ठीक है, 10% KI होगा, 5% I2 होता है, 10% KI होता है ल्यूगोल आयोडीन के अंदर। ठीक है, ल्यूगोल आयोडीन के अंदर 5% I2, 10% KI होता है। ठीक है, अगली जो है वो है इपोडेट सोडियम एंड आयोपेनोइक एसिड। इपोनेट सोडियम और आयोपेनोइक एसिड। ठीक है, इपोनेट सोडियम और आयोपेनिक एसिड। ठीक है, आयोपेनिक एसिड। ठीक है, ये होता है। इसके जो यूज़ की बात करते हैं, इसमें जो यूज़ होता है, इसके जो यूज़ की बात करता है, ये कहाँ यूज़ होता है। जो इपोडेट सोडियम और आयोपेनोइक एसिड जो है ये थायराइड की जो सर्जरी है उससे पहले दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को लेस वस्कुलर बनाया जाता है, उसका साइज डिक्रीज किया जाता है और फेम किया जाता है। ठीक है, ग्लैंड को फेम किया जाता है, उसको लेस वस्कुलर बनाया जाता है और उसका साइज डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, उसका साइज डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, उसका साइज डिक्रीज किया जाता है। कौन कौन से हैं हमारे पास, इपोडेट सोडियम एंड आयोपेनोइक एसिड। ये जो है ये दोनों की दोनों किस में यूज होता है, बिफोर
थायरॉइडेक्टमी, ठीक है। थायरॉइडेक्टमी से पहले यूज़ किया जाता है क्योंकि ग्लैंड को क्या बनाया जाता है, ग्लैंड को फिल्म किया जाता है, लेस वस्कुलर और डिक्रीज इन साइज, ठीक है, साइज में डिक्रीज किया जाता है उसका। और जो नेक्स्ट है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KI, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KI, ये तो एक म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है, ठीक है, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है जो एक्सपेक्टोरेंट को एनहेंस करता है, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट को एनहेंस करता है। ये क्या होता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है जो एनहेंस करता है एक्सपेक्टोरेंस को, ठीक है। ठीक है, एक्सपेक्टोरेशन को एनहेंस करता है, ठीक है, एक्सपेक्टोरेशन को एनहेंस करता है, म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KI, ठीक है। एक और आती है इसके अंदर ड्रग, मतलब जो ओरल आयोडीन है वो एक और होता है जिसका नाम होता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, उसका नाम होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है। मतलब टिंचर का मतलब होता है आयोडीन जो अल्कोहल में, ठीक है, आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है, OH लिख देता हूँ, आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है, OH मतलब अल्कोहल, ठीक है, OH मतलब अल्कोहल, आयोडीन जो अल्कोहल में, टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है। टिंचर की बात करता है पहले, टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन इन अल्कोहल, ठीक है, टिंचर ऑफ आयोडीन मतलब आयोडीन इन अल्कोहल। ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक, यूज्ड एज एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है। और जो लास्ट है हमारे पास सोडियम आयोडाइड, ठीक है, सोडियम आयोडाइड जो गोइटर है ना, गोइटर के प्रोफाइल एक्सिस में यूज होता है, ठीक है, एंडेमिक गोइटर के प्रोफाइल एक्सिस में यूज होता है, प्रोफाइल एक्सिस में, ठीक है, प्रोफाइल एक्सिस ऑफ एंडेमिक गोइटर, ठीक है, एंडेमिक गोइटर के प्रोफाइल एक्सिस में यूज होता है। इसका जो एडवर्स साइड इफेक्ट है, इसका जो पहला साइड इफेक्ट है वो है हमारे पास एंजियोइडेमा। एंजियोइडेमा में क्या होता है कि सॉफ्ट टिश्यू में स्वेलिंग आ जाती है, जैसे कि लिप्स पर आ गई, फेस पर आ गई, टंग पर आ गई, ठीक है, इन सब में स्वेलिंग आ जाती है। और जो नेक्स्ट इसका एडवर्स इफेक्ट है वो है लैरिंजियोइडेमा, ठीक है, लैरिंजियल एडिमा, ठीक है, लैरिंजियल एडिमा। इसमें क्या होता है कि जो लैरिंग्स है उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, लैरिंग्स में स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत आएगी, हैवी वॉइस हो जाएगी, ठीक है, सफोकेशन फील होने लगेगा। अर्थरेल्जिया मतलब जॉइंट पेन। और जो अगला है वो हमारे पास इओजिनोफिलिया, मतलब इओजिनोफिल्स की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इओजिनोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, इओजिनोफिलिया में इओजिनोफिल्स की मात्रा बढ़ जाती है। ये जनरली इंडिकेट करता है कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में होता है। लिम्फ एडिनोपैथी में, जो लिम्फ एडिनोपैथी है उसमें क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स है वो एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। ये जो जितने ही मैंने जो अभी बताए ये सारे के सारे एक्यूटली अकर होते हैं, ठीक है, एक्यूटली अकर होते हैं, ठीक है, एक्यूटली होते हैं जितने भी हैं, एंजियोइडेमा, लैरिंजियल एडिमा, आर्थरेल्जिया, इओजिनोफिलिया और लिम्फ एडिनोपैथी। इसका एक मेन साइड इफेक्ट होता है, मेन एडवर्स इफेक्ट होता है, वो होता है हमारे पास आयोडिज्म, ठीक है, आयोडिज्म। इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स होता है, आयोडिज्म में जो क्लिनिकल फीचर्स है, क्लिनिकल फीचर्स जो है, पहला जो क्लिनिकल फीचर है इसका है हेडेक, ठीक है, हेडेक। जो दूसरा है वो है स्नीजिंग, ठीक है, हेडेक, स्नीजिंग। जो आई है, आई इरिटेशन, ठीक है, आई इरिटेशन, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा मतलब छाती उसके अंदर भारी हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, पल्मोनरी
पल्मोनरी इडीमा, ठीक है। और ये रेयर होता है, वैसे रेयर साइड इफ़ेक्ट है ये। और जो हमारे पास लास्ट साइड इफ़ेक्ट है वो है हमारे पास आईलिड स्वेलिंग, ठीक है। एक और साइड इफ़ेक्ट है इसका हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। हेडेक है, स्नीजिंग है, आई इरिटेशन है, आई लिड स्वेलिंग है, पल्मोनरी एडिमा रेयर होता है और हाइपोथायराइडिज्म इसका साइड इफेक्ट है। हाइपोथायराइडिज्म इसका साइड इफेक्ट है, ठीक है। ये आयोडीज़म क्या हो गया? अगर आयोडीन को प्रेगनेंसी में दिया जाए, अगर आयोडीन को प्रेगनेंसी में दिया जाए तो ये कॉज करता है फीटल गॉइटर, ठीक है। फीटल गॉइटर कॉज करता है, क्या करता है? फीटल गॉइटर, ठीक है। फीटल गॉइटर कॉज करता है अगर आयोडीन को प्रेगनेंसी में दिया जाए। अब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडाइड्स की, ठीक है। रेडियो एक्टिव आयोडाइड्स की, इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव आयोडाइड्स होते हैं वो होते हैं I-131, ठीक है। I-123, एक और होता है I-131, 131 हो गया, हाँ यही बस यही होता है। रेडियो एक्टिव आयोडाइड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास I-131 और I-123, ठीक है। ये एमिट करते हैं अल्फ़ा रेज, अल्फ़ा बीटा गामा सब निकालते हैं। जो अल्फ़ा रेज है वो काम करती है, उनका काम है थायराइड स्कैन में, ठीक है। थायराइड स्कैन इनका काम होता है, ठीक है। थायराइड स्कैन में यूज़ होता है, ठीक है। यूज्ड इन थायराइड स्कैन, ठीक है। अल्फ़ा रेज किस में यूज़ होती है? थायराइड स्कैन में यूज़ होती है, ठीक है। और जो बीटा है, बीटा वाली बीटा पार्टिकल भी एमिट करते हैं, मतलब ये एमिट करते हैं। और क्या? बीटा पार्टिकल ये एमिट करते हैं। ये बीटा पार्टिकल क्या काम करते हैं? ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड को, थायराइड फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, थायराइड फॉलिकल्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय थायराइड फॉलिकल्स या फिर फॉलिकुलर सेल्स बोल दो, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म, टू ट्रीट हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने के लिए इसको डिस्ट्रॉय करते हैं, थायराइड फॉलिकल्स को, थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसलिए ये परमानेंटली क्योर होता है। इसका साइड इफेक्ट है वो है परमानेंटली क्योर, एक तरह से साइड इफेक्ट ही है, ठीक है। इसको साइड इफेक्ट है वो क्या है? परमानेंटली हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। परमानेंटली हाइपोथायरॉयडिज्म इसका साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। मतलब ये लाइफ लॉन्ग T4 रिप्लेसमेंट है, हाँ जी, ये लाइफ लॉन्ग T4 रिप्लेसमेंट है। ये किस किस में यूज़ होता है? इसका जो यूज़ देख लेते हैं पहले, इसको यूज़ देखते हैं। इसका देखते हैं यूज़, किस किस में यूज़ होता है। कोई पेशेंट है जिसको है ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, ठीक है। वो ज़्यादा काम करने लगती है, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसलिए ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन्स हैं ये दिए जाते हैं कि उसका परमानेंटली क्योर हो जाए, उसको परमानेंटली हाइपरथायरॉयडिज्म क्योर हो जाए, ठीक है। ओके, ये किस में दिया जाता है? ये दिया जाता है पहला जो फर्स्ट है इसका वो है हाइपरथायरॉयडिज्म, ड्यू टू ग्रेव डिजीज़, या फिर इसका एक और नाम है टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर, ठीक है। टॉक्सिक नोड्यूलर गोइटर। और जो सेकंड है इसका सेकंड वो है हाइपरथायरॉयडिज्म ड्यू टू एडिनोमा। इसमें भी सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तभी ये करेंगे, नहीं तो वही सर्जरी कर सकते हैं तो सर्जरी कर दो, वो बेस्ट है ज़्यादा, ठीक है। ये एडिनोमा और कार्सिनोमा, ठीक है। और ये जो रेडियो एक्टिव आयोडीन्स होते हैं ये प्रेगनेंसी के अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर, नर्सिंग मदर के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन एंड नर्सिंग मदर। इनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके एडवांटेज भी डिसएडवांटेज भी हैं। एडवांटेज क्या है इसके? इसके जो एडवांटेज है रेडियो एक्टिव आयोडाइड्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेज, रेडियो एक्टिव एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। पहला जो है इसका जो एडवांटेज है इसका वो है लो कॉस्ट है, इसकी लो कॉस्ट है, ठीक है। और क्या है नो रिस्क ऑफ सर्जरी एंड स्कार, ठीक है। स्कार और सर्जरी का कोई रिस्क नहीं है, इसे खाओ परमानेंटली क्योर हो जाओ, ठीक है। लो कॉस्ट में भी आती है, यही फ़ायदा है इसका, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, घर पे बैठे बैठे इलाज कर लो। हॉस्पिटलाइजेशन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। अगला जो है ये परमानेंटली क्योर कर देता है, ठीक है, परमानेंटली क्योर कर देता है, परमानेंटली। हाइपरथायरॉयडिज्म को परमानेंटली क्योर कर देता है। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है ये स्लो एक्टिंग होता है, इसके साथ कोई ना कोई दवाई देनी पड़ती है, जैसे कार्बिमजोल दे दो, मैथिमजोल दे दो, ये दवाई देनी पड़ती है क्योंकि इनका असर स्लो मतलब बहुत टाइम बाद आता है, ये स्लो एक्टिंग होती है, ठीक है, स्लो एक्टिंग होती है, ठीक है। ग्रेव डिजीज़ का पेशेंट है, उसके साथ कार्बिमजोल मैथिमजोल देनी ज़रूरी है, अगर वो सर्जरी उसके अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो, नहीं तो सर्जरी कराओ, खुश हो जाओ, ठीक है। और क्या है, और ये नहीं जो मतलब नेक के अंदर सोरनेस भी करती है, ठीक है, लोकल सोरनेस इन नेक, ठीक है, नेक में लोकल सोरनेस भी करती है, ठीक है। अभी हमने जो लास्ट में जो क्लासिफिकेशन छोड़ दी थी वो थी अदर, ठीक है। अदर के अंदर प्रोप्रानोलोल आ रहा था, एटिनोलोल आ रहा था, ठीक है, डेक्सामेथासोन आ रहा था, ये सब आ रहे थे ना, इनके बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास अदर्स में थी, अदर्स में जो थी प्रोप्रानोलोल था, ठीक है, प्रोप्रानोलोल था, एटिनोलोल था, डेक्सामेथासोन, ठीक है, ये सब था, और भी थी वैसे, ठीक है। ये जो है ड्रग्स, ये किसके ट्रीटमेंट में काम आती हैं, थायराइड स्ट्रॉम के, थायराइड स्ट्रॉम, ठीक है। इसका मतलब है थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, थायरोटॉक्सिकोसिस। और जो प्रोप्रानोलोल इसका एक और काम और होता है, पेरिफेरल कन्वर्जन को इनहिबिट करता है, ठीक है, इनहिबिट पेरिफेरल कन्वर्जन, ठीक है, मतलब T4 को T3 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। और जो इसका साइड इफेक्ट है, इन तीनों जो साइड इफेक्ट जो होते हैं वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म इन तीनों का साइड इफेक्ट है, थायराइड स्ट्रॉम में काम आते हैं ये, इसको ट्रीट करते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस बोल सकते हो उसको, प्रोप्रानोल, एटिनोल, डेक्सामेथासोन, एम्योड्रेन भी आता है इसके अंदर, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट है हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रोप्रानोलोल जो है वो इनहिबिट करता है पेरिफेरल कन्वर्जन को, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।